ये साल 1914 की बात है, जब जापान में एक 8 साल का बच्चा एक गांव में खेल रहा था और खेलते खेलते उसकी नज़र 4 पहियों की चलती हुई मशीन पर पड़ी। ये फोर्ड का मॉडल टी था, जिसे देखकर यह बच्चा हैरान हो गया। ये वही दिन था जब उस 8 साल के बच्चे को गाड़ियों और मैकेनिकल पार्ट से पहली बार देखने के बाद ही लगाव हो गया था। इस बच्चे का नाम था सोचाइरो होंडा। किसको पता था कि आने वाले टाइम में इसका नाम हमें हर छोटी बड़ी गाड़ियों पर देखने को मिलेगा। वर्ष 1906 में जापान के माउंट फुजी के करीब एक छोटे से गांव में सोचाइरो होंडा का जन्म हुआ। उनके पिता लोहार होने के साथ साथ पार्ट टाइम में साइकिल रिपेयरिंग का भी काम किया करते थे। होंडा के 5 भाई बहन संक्रमण बीमारियों की वजह से पहले ही मर चुके थे, परंतु उसके माता पिता को होंडा से बहुत उम्मीदें थीं, किंतु उसको पढ़ाई से कोई लगाव नहीं था। लेकिन उसे अपने पिता के साथ साइकिल रिपेयर करने में होंडा को ज़्यादा दिलचस्पी थी। जब वो 16 साल का हुआ तो उसने न्यूज़पेपर में जॉब का ऐड देखा। आर्ट सोकाई नामक टोक्यो की इस ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन पर टेक्नीशियंस चाहिए थे। होंडा ने कंपनी को जॉब के लिए एक लेटर लिखा और वह उसकी खुशकिस्मती थी कि उसे कंपनी की तरफ से पॉजिटिव रिप्लाई भी आ गया। यही वो टाइम था जब होंडा अपना घर और स्कूल छोड़कर पैसे कमाने की आस लगाए टोक्यो रवाना हो गया। होंडा का ख्वाब तो तब टूटा जब वो टोक्यो में आर्ट सोकाई पहुंच गया। कंपनी के मालिक ने होंडा से साफ सफाई की काम करवाना शुरू कर दिए और यहाँ तक कि उसको छोटे बच्चों की देखभाल करने के काम पर भी लगा दिया। अब होंडा बेचारा करता तो क्या करता। एक तरफ वो अपना घर और माँ बाप को छोड़कर पहली बार घर से बाहर निकला था और दूसरी ओर उससे फालतू के काम करवाए जा रहे थे। उसको वापस अपने गांव जाने में भी शर्म आ रही थी, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को फेस करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यही वजह थी कि अगले कई महीनों तक वो वही ऑड जॉब करने पर मजबूर रहा। कुछ ही महीनों के बाद आर्ट सोकाई के मालिक ने होंडा से वर्कशॉप के काम भी लेना शुरू कर दिए। होंडा को शुरू से ही इस काम में बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए वो चीज़ों को आसानी से समझ जाता था। कुछ ही महीनों में वो हर तरह की गाड़ी और उसके हर पार्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ जान चुका था। इस दौरान आर्ट सोकाई ने 2 स्पोर्ट्स कार भी बनाई, जिसमें पहली गाड़ी आर्ट्स डैमलर थी और दूसरी कर्टिस। ये दोनों गाड़ियाँ यूज्ड इंजन को इस्तेमाल करके बनाई गई थी, जिन्होंने जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप 1924 में फर्स्ट पोजीशन भी हासिल की। होंडा अभी तक एक अच्छा मैकेनिक था, लेकिन इस रेस में वो ड्राइवर के साथ इंजीनियर के तौर पर बैठा था। यही वो इवेंट था जिसके बाद सोचाइरो होंडा ने मोटर कार स्पोर्ट्स को अपना रिलीजन बना लिया। अगले कई सालों तक वो आर्ट सोकाई में ही जॉब करता रहा और अपने एक्सपीरियंस को भी बढ़ाता रहा। 1928 में 22 साल की उम्र में ही उसके मालिक ने अपनी एक और ब्रांच खोलने का निर्णय किया। ये ब्रांच हमामसू शहर में खोला गया, जिसको चलाने के लिए मालिक ने होंडा को जिम्मेदारी देकर वहां भेज दिया। होंडा ने आर्ट सोकाई की इस नई ब्रांच को 1 वर्कर से स्टार्ट किया था और सिर्फ 2 ही साल में 30 वर्कर्स तक पहुंचा दिया। अब वो ब्रिलियंट और रेसिंग ड्राइवर भी बन चुका था। उसने अपनी महारत का फायदा उठाते हुए अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार डिजाइन की। यह गाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने में सक्षम थी, जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। यह रिकॉर्ड अगले 20 सालों तक जापान का हाईएस्ट रिकॉर्ड बना रहा। आर्ट सोकाई के मालिक के दिल में होंडा की अहमियत बढ़ चुकी थी। वो अपना खुद का वर्कशॉप खोलना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। 1936 में रेसिंग के दौरान होंडा का एक खतरनाक हादसा हो गया। इस एक्सीडेंट में उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसका लेफ्ट बाजू फ्रैक्चर हो गया, शोल्डर डिसलोकेट हो गया था और चेहरे पर कई जख्म आ चुके थे। उसको अपनी ज़िंदगी यही ख़त्म होते दिखाई दे रही थी। अब न तो वो मैकेनिक का काम कर सकता था और न ही रेसिंग में हिस्सा ले सकता था। कई महीनों के बाद जब वो दोबारा ठीक हो गया तो उसने आर्ट सोकाई के मालिक से रिक्वेस्ट की कि वो अब रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकता था, बल्कि उसने अपना एक आइडिया पेश किया कि क्यों ना वो अब स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए एक अलग कंपनी शुरू करे। आर्ट सोकाई के स्टेक होल्डर्स ने होंडा का ये आइडिया फौरन रिजेक्ट कर दिया। उनको ऑलरेडी प्रॉफिट मिल रहे थे और उनमें से कोई भी नहीं चाह रहा था कि कोई नया रिस्क लिया जाए।
इसके बाद सोचारो होंडा ने फैसला किया कि पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी वो अकेले ही खोलेगा। 1936 में 30 साल की उम्र में उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर टोकाई सेकी हैवी इंडस्ट्री खोली और अपने दोस्त सोचारो काटो को उस कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया। कंपनी तो वो खोल ही चुके थे, पर होंडा के पास इस कंपनी को चलाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। दिन भर 800 इकाई के कंपनी में काम करता था, जबकि रात में अपने नई कंपनी के लिए खुद इंजन पिस्टन बनाने की भरपूर कोशिश करता था। अगले कई महीनों तक वह इसी रूटीन को फॉलो करता रहा, लेकिन उसको कोई कामयाबी न मिल सकी। उल्टा वो लगातार काम करने की वजह से कमज़ोर हो गया था। एक के बाद एक नाकामी उसको देखने को मिल रही थी। तभी उसने मेटलर्जी में महारत हासिल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। 1939 में 3 सालों में लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार एक पिस्टन बनाने में कामयाब हो ही गया। अब उसने 800 इकाई की कंपनी से जॉब छोड़ दी और फुल टाइम पिस्टन बनाने में लग गया। पर होंडा को ये मालूम ही नहीं था कि उसके बनाए हुए पिस्टन में अभी भी कई फॉल्ट्स मौजूद हैं। उसने टोयोटो कंपनी को अपने पिस्टन ऑफर किए तो पता चला टोयोटो ने 50 में से 47 डिजाइन रिजेक्ट कर दिए हैं। यह खबर होंडा पर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि अब उसके पास वापसी का भी कोई रास्ता नहीं था। उसने कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए पूरे जापान के दौरे लगाना शुरू कर दिए। अलग अलग फैक्ट्रीज में गया, कार मैन्युफैक्चरर से मिला और कई साल मार्केट को समझने में लगा दी। और उसके बाद एक बार फिर से होंडा ने एक पिस्टन बनाया। इस बार ये पिस्टन सारी कंपनीज ने क्वालिटी कंट्रोल पास कर चुके थे। उसको धड़ाधड़ ऑर्डर मिलना शुरू हो गए थे और एक बार फिर से होंडा को अपने ख्वाब पूरे होते दिखाई दे रहे थे। ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए उसकी कंपनी ने 2000 वर्कर्स को भी हायर कर लिया। होंडा की ये खुशी बस चंद महीनों की मेहमान थी, ये किसको पता था। 1941 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 में कूद गया और मिनिस्ट्री ने कई जापानीज कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें से एक कंपनी सोचारो होंडा की भी थी। होंडा को डाउनग्रेड करके उसी की कंपनी का सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया और चीज़ें तब और भी खराब हो गई जब कंपनी ने वर्कर्स को मिलिट्री सर्विस में लगा दिया। अगले 3 साल बड़े ही मुश्किल हालत में गुजरे, लेकिन 1944 में एक ऐसा हादसा हो गया जिसने होंडा की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। एयर रेड्स के दौरान एक मिसाइल सीधा होंडा की फैक्ट्री पर आ लगा। पूरे मुल्क के हालात बद से भी बदतर होते जा रहे थे और जापान जंग हारता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर 1945 में 2 न्यूक्लियर अटैक हुए जिसने जापान की सिरे से कमर ही तोड़ डाली। इस हादसे के बाद जापान ने अमेरिकन के सामने सरेंडर कर दिया। जंग तो अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन होंडा अपना सब कुछ खो बैठा था। उसने अपने बचे कुचे एसेट्स टोयोटा को 4,50,000 येन में बेच दिए और एक बार फिर से होंडा जॉबलेस होकर बैठ गया। ये हालत सिर्फ होंडा के साथ ही नहीं थी, बल्कि पूरा जापान बहुत बुरे क्राइसिस से जूझ रहा था। इकोनॉमी पूरी तरह खत्म हो रही थी। खाना पानी की किल्लत और महंगाई ने सबकी कमर तोड़ रखी थी। इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मिलना भी बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जापान में पेट्रोल का मिलना भी दुर्लभ हो गया था। इसी दौरान होंडा को जापानीज इंपीरियल आर्मी का छोटा सा इंजन मिला, जिससे वो वायरलेस रेडियो चलाया करते थे। अपनी आदत से मजबूर होंडा को एक आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस इंजन को साइकिल में लगाकर अपनी ट्रांसपोर्ट की समस्या को हल किया जाए। इससे ट्रांसपोर्ट आसान भी हो जाएगी और सस्ती भी पड़ेगी, क्योंकि उस दौर में लोग पहले ही महंगाई से बहुत परेशान थे। और जब उन्होंने यही इंजन एक साइकिल में लगा हुआ देखा तो सबको होंडा का ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। कुछ यूज्ड इंजन होंडा को मिल गए, लेकिन इसके बाद लोगों की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि अब होंडा ने खुद का एक नया इंजन डिज़ाइन कर लिया। यह हिस्ट्री में पहली बार था कि किसी मशीन पर होंडा का लोगो देखा गया। होंडा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह मास लेवल पर यह साइकिल बना सके, लिहाजा उसने 18,000 दुकानदारों के नाम एक ओपन लेटर लिखा। लोगों को होंडा पर इतना भरोसा हो गया था कि 3,000 दुकानदारों ने उसको पॉजिटिव रिप्लाई दिया और पैसे भी एडवांस में दे दिए। अगले 3 सालों में होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जो मार्केट की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार थी।
ये सुपर कप के नाम से लॉन्च की गई, जिसने आते ही मार्केट में धूम मचा दी। ये मॉडल इतना कामयाब हुआ कि 1958 में इसने अमेरिका की अपनी ट्रिम्प और हार्ले डेविडसन की सेल्स को भी पीछे छोड़ दिया। चूँकि होंडा को रेसिंग का बहुत शौक तो था ही, इसलिए उसने अब स्पोर्ट्स बाइक बनाने का फैसला किया। वो बाइक रेसेस में जाता और जीतने वाली बाइक के खास फीचर्स नोट डाउन करता जाता। उस दौर में ऐसे स्पोर्ट्स कंपटीशन रेस से बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए मार्केटिंग का टूर हुआ करते थे। कुछ ही सालों में होंडा की पहली स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की गई, जिसने 1962 इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। इस रेस ने होंडा का नाम पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। इसके बाद होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी और 1968 तक ये 1 करोड़ यूनिट्स सेल कर चुके थे। अपनी ज़िंदगी के इस 62 साल गुजारने के बाद आखिरकार सुचारू होंडा को कामयाबी तो मिल गई थी, लेकिन जो ख्वाब वो बचपन से ही लिए बैठा था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। होंडा अब कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जाना चाहता था। कई लोगों ने उनको ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन उन्होंने किसी की एक न सुनी। उस वक्त जापान में ऑलरेडी टोयोटा और निसान जैसी कंपनी अपना बिजनेस जमाए बैठी थी। वहाँ मार्केट में अपनी नई जगह बनाना काफ़ी मुश्किल था। होंडा ने अपनी पहली पिकअप ट्रक T360 लॉन्च की, जो कि फेल हो गई। इसके बाद स्पोर्ट्स कार S500 लॉन्च की, जिसने सिर्फ 1300 यूनिट ही बिक पाए। कई सालों की मेहनत और कई दर्जन डिज़ाइन रिजेक्ट होने के बाद फाइनली 1972 में होंडा ने होंडा सिविक लॉन्च की। ये वो गाड़ी है जिसके नए मॉडल्स आज भी पूरी दुनिया में फेमस हैं। 1980 में होंडा मोटर्स जापान की तीसरी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और सिर्फ 10 ही सालों में ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी हो गई। आज होंडा का नाम हमें मोटरसाइकिल, कार, बोट इंजन, प्लेन इंजन और दर्जनों पावर टूल्स पर हमें देखने को मिलता है। सुचारू होंडा ने होंडा सिविक की लॉन्च होने के अगले ही साल 1973 में अपनी कंपनी से रिटायरमेंट ले ली थी और 5 अगस्त 1991 को उनकी ज़िंदगी का सफ़र हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।